नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है 5G ट्रैक सॉल्यूशन में। और इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान सेवा नियम अध्याय 11 अवकाश देने में प्राथमिकता, नियम 87 से नियम 126 तक। तो हम आते हैं, पहले 3 नियम लेते हैं, 87, 87A, 87B। तो इनको आपको पूरी लाइनों को एक साथ पढ़ना है। कैसे पढ़ना है देखिए कि 87 स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों का अवकाश लेखा AB यानी कि अब राजपत्रित और अराजपत्रित अधिकारियों के पास है। तो इसको एक साथ पढ़ना है तीनों लाइनों को। 87 स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों का अवकाश लेखा अब राजपत्रित और अराजपत्रित अधिकारियों के पास है। तो 87 का मतलब नियम 87 स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों का जो एप्लीकेबिलिटी है, प्रयोज्यता है, वो नियम 87 में लिखी हुई है। और नियम 87A में क्या लिखा हुआ है? अवकाश का लेखा, अवकाश लेखा नियम 87A में लिखा हुआ है। तो ये आप ट्रिक से डायरेक्टली याद कर सकते हैं। और नियम 87B में लिखा हुआ है राजपत्रित और अराजपत्रित अधिकारियों के अवकाश लेखा, दोनों के अवकाश लेखा नियम 87B में। तो आप इसको कैसे याद करेंगे कि 87 स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों का अवकाश लेखा राजपत्रित और अराजपत्रित अधिकारियों के पास है। तो तीनों नियम आपके 87, 87A, 87B तीनों आपको एक साथ याद हो गए होंगे। तो आप दोस्तों वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमने अध्याय 2 और 3 के भी आपको कंप्लीट वीडियो बनाई है ट्रिक के साथ, तो आप पीछे देख सकते हैं, चैनल पे है सारे। और जो पिछले साल के सभी प्रतियोगिता परीक्षा हुई है उनके सभी के ऑफिशियल पेपर विद सॉल्यूशन के साथ है। तो दोस्तों आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। ये हम आपके लिए राजस्थान सेवा नियम लेके आए हैं इस वीडियो में। और मैंने 3 वीडियो पहले डाल चुका हूँ मैं इस तरह की आपके लिए। तो ये जूनियर अकाउंटेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अब इसी प्रकार हम आपको जैसे नियम 87, 87A और 87B याद करवाया, ऐसे ही हम आपको नेक्स्ट याद करवाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट नियम पर आते हैं। नियम 88, 89 और 90 तीनों नियम, वही तीनों को एक साथ याद करने के लिए अवकाशों का संयोजन। ठीक है, कैसे याद करना है? अवकाशों का संयोजन सेवानिवृत्ति दिनांक के पश्चात विलोपित कर दिया जाता है। तो आपको तीनों लाइनों को एक साथ पढ़ के याद करना है। तो 88, 88, 89, 90 तीनों को याद। अवकाशों का संयोजन सेवानिवृत्त दिनांक के पश्चात विलोपित कर दिया जाता है। तो नियम 88 क्या होता है? अवकाशों का संयोजन है। विभिन्न प्रकार के अवकाशों का संयोजन किस में आता है? नियम 88 में। और सेवानिवृत्ति दिनांक के पश्चात के अवकाश वो आते हैं आपके 89 में। और उपार्जित अवकाश की जो देयता होती है वो आपके 91 में आती है, लेकिन 90 आपके विलोपित कर दिया है। क्या कर दिया है? विलोपित। तो 88, 89 और 90 अवकाशों का संयोजन सेवानिवृत्ति दिनांक के पश्चात विलोपित कर दिया जाता है। तो 90 विलोपित कर दिया, 89 में सेवानिवृत्ति दिनांक के पश्चात के अवकाश, और अवकाशों का संयोजन 88 में। तो आपको क्रम से तीनों को ऐसे ही याद करना है। ठीक है, तो इसी प्रकार हमने आपको ये कंप्लीट बता दिया है। 88, 89, 90 तीनों को आप बार बार एक बार याद करने पर नहीं, तो मैं 100% कह सकता हूँ कि 2 बार याद करने पर आपको सारे नियम राजस्थान सेवा नियम के याद हो जाएंगे, वो भी क्रमवार याद हो जाएंगे। तो ये आपके नियम थे अवकाश देने में प्राथमिकता से संबंधित अध्याय 11 से संबंधित। ठीक है दोस्तों, तो आप 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर आते हैं हम नेक्स्ट नियम पर, 91, 91, 91B, 91C। ठीक है, ABC है ये, 91, 91A, 91B और 91C। तो इसको भी पूरे एक साथ याद करना है आपको। PLG ने सेवा से सेवानिवृत्त होने पर मृत्यु को प्राप्त होने पर विश्राम किया। PLG ने सेवा से सेवानिवृत्त होने पर मृत्यु को प्राप्त होने पर विश्राम किया। तो PLG मतलब PL का मतलब है यहाँ पे उपार्जित अवकाश, प्रिविलेज लीव। ठीक है, तो PL का मतलब क्या है? प्रिविलेज लीव यानी कि उपार्जित अवकाश। तो PLG ने सेवा से सेवानिवृत्त होने पर मृत्यु को प्राप्त होने पर विश्राम किया। तो 91 में क्या है? PL, और P जैसे 9 जैसा है, और L आपके 1, तो ये 91 से सीधा संबंध बता रहा है। तो आप 91 किससे संबंध है? प्रिविलेज लीव यानी कि उपार्जित अवकाश से। फिर है आपके 91A, 91A में आता है आपके सेवा में रहते उपार्जित अवकाश की नगद भुगतान। तो सेवा से मैंने वही ले लिया कि सेवा में रहते हुए, तो 91A में है।
फिर 91 बी में आएगा सेवानिवृत्त पर अनुपयोजित उपार्जित अवकाशों के एवज में नगद भुगतान करना। तो सेवानिवृत्त होने पर पीएल मिलेगा, उसके लिए 91 बी से संबंधित है। ठीक है, और 91 सी संबंधित है आपके कर्मचारी की मृत्यु पर उपार्जित अवकाश के नगद भुगतान। ठीक है, तो मृत्यु की मैंने बात कर दी 91 सी में। ठीक है, 92 में आपके आएगा विश्रामकालीन विभागों के अधिकारियों पर लागू विशिष्ट नियम। ठीक है, तो विश्राम की मैंने बात कर दी इसमें 92 में। तो ये आपको 91 से 92 तक ऐसे ही याद करना है। 91 के 4 नियम, 92 के 1 नियम, तो पांचों को आपको एक साथ याद करना है। पीएलजी ने सेवा से सेवानिवृत्त होने पर मृत्यु को प्राप्त होने पर विश्राम किया। आपको पीएल से 91 याद रखना है बस। इसको याद करते ही आपको सारा कंप्लीट ऑटोमेटिक 92 तक भी याद हो जाएगा। कैसे कि पीएलजी ने सेवा से सेवानिवृत्त होने पर मृत्यु को प्राप्त होने पर विश्राम किया। ठीक है, तो 92 आपके किससे संबंधित है? विश्रामकालीन विभागों के अधिकारियों पर लागू विशिष्ट नियम, वो भी अवकाश से संबंधित बात हो रही है यहाँ पे कंप्लीट आपके। तो दोस्तों मैं आप जहाँ तक कि आपने 91 से 92 तक आपको याद हो गए होंगे, या फिर एक बार अगर याद नहीं होता तो आप दोबारा वीडियो को देख सकते हैं। तीनों के राजस्थान सेवा नियम आपके 25 नंबर का मैटर है, तो 25 इसके हैं आपके राजस्थान सेवा नियम के, और जीएफ एंड जेआर के हैं आपके, जीएफ एंड एआर के हैं आपके 25 क्वेश्चन। तो 50 क्वेश्चन का मैटर आपको बिल्कुल क्लियर करवाएंगे, जो भी ट्रिक के साथ बिल्कुल याद हो जाएंगे कंप्लीटली। तो आप वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आपके लिए उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो ये आपके थे 91 से 92 तक। ठीक है, कैसे याद करोगे? पीएलजी ने सेवा से सेवानिवृत्त होने पर मृत्यु को प्राप्त होने पर विश्राम किया। ठीक है, प्रिविलेज लीव से संबंधित यानी कि उपार्जित अवकाश से संबंधित ये सारे नियम उपार्जित अवकाश से संबंधित है, ये पांचों के पांचों नियम। तो मैंने उसी प्रकार से आपके सभी को एक साथ सेट किया है कि आपके पांचों उपार्जित अवकाश एक साथ आ जाएं। तो आपको इस ट्रिक को आप 2-3-4 बार पढ़ेंगे तो आपको कंप्लीटली याद हो जाएगी। तो अब अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट ट्रिक है अपनी 93 से 94A तक। 93, 93A, 94, 94A। तो तिराने ने अर्धवेतन अवकाश पर विशेष चिकित्सा यानी कि टीबी समाप्त होने पर विश्राम किया। ठीक है, तो तिराने मतलब 93 ने अर्धवेतन अवकाश पर विशेष चिकित्सा समाप्त होने पर क्या किया? विश्राम। तो ऐसे कैसे ही 5 नियम वहाँ याद किए थे, ऐसे कैसे यहाँ पे आपको 5 नियम याद करने हैं। तो 93 किससे संबंधित है? अर्धवेतन से संबंधित है। ठीक है, 93 में तो अर्धवेतन एवं रूपांतरित अवकाशों की देयता पर है। ठीक है, ऐसे ही आपके 93 ए है आपके विशेष चिकित्सा अवकाश की देयता यानी कि टीबी होने पर, और 94 है आपके सेवा समाप्ति अवकाशों की देयता, सेवा समाप्त होने पर अवकाशों की देयता, और 94A है आपके विश्राम काल से संबंधित। तो मैंने आपको चारों नियम बता दिए। वही 93 यानी कि 93 से अर्धवेतन अवकाश से संबंधित, 93A विशेष चिकित्सा से संबंधित, 94 यानी कि 94 समाप्त होने पर, 94A विश्राम काल यानी कि वेकेशन से संबंधित है। तो आपको चारों के चारों नियम एक साथ याद करने हैं। 93 ने अर्धवेतन अवकाश पर विशेष चिकित्सा समाप्त होने पर विश्राम किया। क्या किया? तिराने ने तिराने किसी का नाम है, और तिराने से ही हम 93 याद कर सकते हैं। तो 93 से जब तक अपनी लाइन खत्म नहीं हो जाती वहाँ तक अपने 4 नियम बनेंगे, बस ज़्यादा नहीं बनेंगे। तो तिराने ने अर्धवेतन अवकाश पर विशेष चिकित्सा टीबी यानी कि अर्थात टीबी समाप्त होने पर क्या किया? विश्राम। तो दोस्तों समझता हूँ कि आपको चारों नियम याद हो गए होंगे। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जब तक कि हम आपके लिए नेक्स्ट ट्रिक लेके आते हैं। आपको कंप्लीट 126 तक होएगा। ये नियम 87 से चल रहा है अपना अध्याय 11, और 126 तक होगा, वो पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा। फिर हम आ रहे हैं अपना नेक्स्ट ट्रिक पर। नेक्स्ट ट्रिक है आपकी 95 से 102 तक। ठीक है, तो आपको वही पूरी लाइन एक साथ याद करनी है कि पाचन की सेवा में व्यवधान होने पर असाधारण अवकाश के वेतन की राशि विलोपित या असमर्थ होने पर काट ली गई सैनिक कर्मचारियों की दुर्घटनावश। किसकी काट ली गई? सैनिक कर्मचारियों की दुर्घटनावश। तो आपकी पूरी लाइन आपको फिर से याद करनी है कि पाचन की सेवा में व्यवधान होने पर असाधारण अवकाश के वेतन की राशि विलोपित या असमर्थ होने पर काट ली गई सैनिक कर्मचारियों की दुर्घटनावश, मतलब दुर्घटनावश उनकी क्या काट ली गई? वेतन की राशि। तो आपको 95 यानी कि पाचन की सेवा यानी कि 95 से बात हो रही है।
ठीक है। तो 95 से आपके 102 तक, जब तक अपनी लाइन कंप्लीट नहीं हो जाए, जब तक आपके नियम चलेंगे कंटिन्यू। 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102। तो 95 यानी कि 95 सेवा में व्यवधान होने पर, यानी कि सेवा में व्यवधान के बिना स्थायी रूप से नियुक्त कर्मचारी को अवकाश किस में आएगा? 95 में। असाधारण अवकाश किस में आएंगे? 96 में। और आपके 97 में आएगा प्रत्येक अवकाश के लिए देय अवकाश वेतन की राशि, ठीक है। 98 में आपके विलोपित कर दिया गया। और 99 में आपके विशेष असमर्था अवकाश कब दिए जाते हैं? ये आपके 99 में आएंगे। और 100 में आपके असमर्था के कारण क्षतिपूर्ति स्वीकृत करने पर अवकाश का वेतन 100 में आएगा। और 101 में असैनिक कर्मचारियों पर विशेष असमर्था अवकाश नियम किसके लिए आएंगे? आपके 101 में। और 102 में आएगा सामान्य कर्मचारियों को विशेष असमर्था अवकाश, ठीक है। आपके दो नियम आ गए, एक तो सैनिक कर्मचारियों से संबंधित, एक मतलब सामान्य 102 में आएंगे आपके सामान्य कर्मचारियों को विशेष असमर्था अवकाश, मतलब असमर्था मतलब दुर्घटना वगैरह हो जाती है ना, तब उसके लिए। तो आपको फिर से कैसे याद करना है? पाचन की सेवा में व्यवधान होने पर असाधारण अवकाश की वेतन की राशि विलोपित या असमर्थ होने पर काट ली गई। किसकी काट ली गई? सैनिक कर्मचारियों की दुर्घटनावश। तो ये दुर्घटनावश जानबूझ के नहीं काटी गई, दुर्घटनावश। तो 102 आपके किसकी है? कि कर्मचारी ऐसी सरकारी सेवा में जो कि दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हों। 101 आपके सैनिक कर्मचारियों से संबंधित असमर्थ अवकाश के लिए। 100 में आपके असमर्थता के कारण क्षतिपूर्ति के लिए वेतन में कटौती की जाती है, 100 से संबंधित। 99 में असमर्थता होने पर, ठीक है, अवकाश। और 98 में विलोपित कर दिया। 97 में अवकाश के वेतन की राशि। और 96 में ऐसा आपके असाधारण अवकाश। और 95 में आपके सेवा में व्यवधान होने पर क्या आ जाएगा? सेवा में व्यवधान होने पर आपके कर्मचारियों को अवकाश। तो आपके 95 से 102 तक ये सारे कंप्लीट अवकाश हैं। तो इनको आपको एक साथ याद करना है, ठीक है। तो ये आपका अवकाश देने में प्राथमिकता अध्याय 11 है। नियम 87 से नियम 126 तक अपन कंप्लीट करवाएंगे। तो आप दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर जिस किसी भाई बहन ने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी ही आपको नेक्स्ट अध्याय का वीडियो भी आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। तो आप दोस्तों 95 से 102 तक आपको याद हो गया होगा। अगर नहीं हुआ हो तो आप एक बार और फिर से वीडियो देख सकते हैं। उससे आपको मैं वादा करता हूं कि 100% आपको याद हो जाएगा। फिर हम आते हैं नेक्स्ट, हमारी ट्रिक है 103 से 107 तक। कहाँ से? 103 से और 107 तक एक साथ याद करेंगे। अब इस ट्रिक को एक साथ ही पढ़ना है कि माता पिता को गोद लिए हुए बच्चे की देखभाल निरंतर जब तक करनी चाहिए तब तक चिकित्सालय से मिला हुआ वेतन समाप्त ना हो जाए। तो आपको 103 से और 107 तक कंटिन्यू याद करना है। कैसे याद करना है? कि माता पिता को गोद लिए हुए बच्चे की देखभाल निरंतर जब तक करनी चाहिए तब तक चिकित्सालय से मिला हुआ वेतन समाप्त नहीं हो जाए। दोस्तों वादा करता हूँ आपके एक भी क्वेश्चन नहीं कटेगा। आपने थ्योरी बहुत पढ़ी होगी, लेकिन आपको जितने भी नियम हैं ये ट्रिक से कंटिन्यूली एकदम मतलब क्रम से पढ़ना, क्रम से याद रखने की ट्रिक शानदार लेके आया हूँ। कैसे है? कि माता पिता को गोद लिए हुए बच्चे की देखभाल निरंतर जब तक करनी चाहिए तब तक चिकित्सालय से मिला हुआ वेतन समाप्त नहीं हो जाए। तो 103 की बात होती है तो 103 में आपके हैं माता यानी कि प्रसूति अवकाश, ठीक है, 2004 से लागू है। और आपके 103 ए में है पिता का अवकाश यानी कि पितृत्व अवकाश, ये भी 2004 से लागू है। और 103 बी में है आपके बच्चा दत्तक ग्रहण अवकाश यानी कि चाइल्ड अडॉप्शन लीव, ये 2011 से लागू है। फिर आपके 103 सी में है बच्चा देखभाल अवकाश, ये आपके 2018 से एवं 2020 से लागू है, चाइल्ड केयर लीव, ठीक है, 103 सी में। और 104 में है आपके मातृत्व अवकाश का जो अन्य अवकाशों के साथ संयोजन करते हैं, निरंतर अवकाश है, ये मान लो 4 अवकाश है, तो मातृत्व अवकाश को और अन्य अवकाश आते हैं बीच बीच में, उनका संयोजन करते हैं। तो उनके लिए आपका कौन सा है? निरंतर जब तक करनी चाहिए, निरंतर मतलब निरंतर अवकाशों के साथ संयोजन 104 में आएगा, ठीक है। ऐसे ही आपके 105 में है तब तक चिकित्सालय से मिला हुआ चिकित्सालय से अवकाश की स्वीकृति, ठीक है। तो चिकित्सालय अवकाश की स्वीकृति यानी कि मेडिकल जो लीव मिलती है वो 105 से संबंधित होगी, ठीक है। और चिकित्सालय लीव मिलेगी मतलब मेडिकल लीव मिलेगी, उस अवकाश का वेतन किससे संबंधित है? 106 में संबंधित है, ठीक है। 107 में आपके समाप्त, ठीक है, 107 में क्या हो जाएगा? समाप्त मतलब विलोपित।
तो ये 107 को क्या कर दिया गया है, विलोपित। तो दोस्तों आपको 103 से 107 तक कंटिन्यू याद हो गए होंगे। कैसे कि माता पिता, मातृ 103 में मातृत्व अवकाश, 103 ए में पितृत्व अवकाश, ठीक है, ऐसे ही सभी नियम है। अब हम आते हैं नियम 108 में। नियम 108 भी इसी से संबंधित था। कैसे संबंधित है कि 103 से 107 तक के जो नियम थे उन सभी नियमों का एक साथ संयोजन किसमें है, आपके नियम नंबर 108 में। तो ये जो अब तक 8 नियम हो गए 103 से 107, इन सभी का संयोजन किसमें है, आपके 108 में। फिर आते हैं हम नेक्स्ट 109 से 121 तक ए तक, 109 से 121 ए तक हम आपको इसमें कंप्लीट बताएंगे। ये पूरे अवकाश है अध्ययन अवकाश से संबंधित, मतलब हम अगर जॉब लग जाते हैं तो और अध्ययन करने के लिए अगर अवकाश लेना चाहते हैं सरकार से तो वो किस में आएंगे, आपके 109 से 121 ए तक सभी नियम आएंगे। तो पहला अपन को वही पूरी स्टोरी की तरह याद करनी है। एक बच्चा है वो पढ़ने गया, ठीक है, 9वीं में पढ़ने के लिए अयोध्या गया। कहाँ पे गया वो, अयोध्या गया, ठीक है, और 110 रुपये उसको घर वालों ने दिए। अतः वह विलाप करने लगा और बोला मुझे 111 रुपये चाहिए। फिर घर वालों ने उसे 112 रुपये दिए और शर्तें रखी। क्या शर्तें रखी कि तेरे सभी अवकाशों का समायोजन होना चाहिए, ठीक है, तेरह सभी अवकाशों का संयोजन होना चाहिए। अध्ययन अवधि 14 दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए। 15 आवेदन पत्र भर देना और 16 अवकाशों का परिवर्तन करवा लेना। अध्ययन भत्ता 17 और विश्राम अर्थात ठहरने का भत्ता, कोर्स की फीस इसी में शामिल है। क्या क्या शामिल है, अब उसने 4 शर्तें लगाई है। कौन कौन सी लगाई है घर वालों ने, अध्ययन अवधि 14 दिन से अधिक नहीं हो, 15 आवेदन पत्र भर देना, 16 अवकाशों का परिवर्तन करवा लेना, अध्ययन भत्ता, विश्राम भत्ता मतलब ठहरने का भत्ता और कोर्स की फीस इसी में शामिल है। फिर क्या करना है भाई, ये शर्त लगा दी उसके बाद में कि 120 दिन का प्रमाण पत्र और 121वें दिन पदोन्नति एवं पेंशन और एक बंद पत्र लेकर घर आ जाना। तो ये खतरनाक शर्तें लगाई है भाई एक बच्चे के लिए। सिर्फ पढ़ने तो 9वीं में गया था, 9वीं कक्षा में पढ़ने गया था अयोध्या, लेकिन शर्तें आई फाई लगा दी उसके घर वालों ने सिर्फ 112 रुपये के लिए। तो 9वीं कक्षा में पढ़ने गया अयोध्या, मतलब 109 नियम किससे संबंधित है, अध्ययन से, ठीक है। इसी प्रकार आपका नियम नंबर 110 है और 110 रुपये उसको घर वालों ने दिए, मतलब 110 रुपये दिए मतलब देयता, अवकाश की देयता अध्ययन के लिए। नियम नंबर 111 आपके, अतः वह विलाप करने लगा और बोला मुझे 111 रुपये चाहिए, यानी कि नियम 111 विलोप कर दिया गया। 112 फिर घर वालों ने उसे 112 रुपये दिए और शर्तें रखी, मतलब नियम नंबर 112 रुपये, मतलब यानी कि 112 नियम और शर्तें, मतलब कि अवकाश के लिए जो अध्ययन अवकाश की स्वीकृत शर्तें हैं वो 112 नियम में है। और 113 कि तेरे सभी अवकाशों का समायोजन हो, तो 113 में क्या है, अन्य अवकाशों के साथ अध्ययन अवकाश का संबंध। और फिर अध्ययन अवधि 14 दिन से अधिक नहीं हो, तो 114 में क्या है, अध्ययन अवकाश अवधि के अध्ययन अवधि से अधिक नहीं हो, ठीक है, अध्ययन अवधि किससे नहीं हो, अवकाश अवधि से अधिक नहीं हो, ठीक है। 15 आवेदन पत्र भर देना, तो नियम 115, तो ये 15, ये ट्रिक है याद करने की। 15 आवेदन पत्र उसको नहीं भरने, लेकिन ट्रिक है, यानी कि 115 में क्या है, आवेदन पत्र का प्रार्थना पत्र, यानी कि प्रार्थना पत्र का अध्ययन अवकाश के लिए प्रारूप। 116 यानी कि 16 अवकाशों का परिवर्तन, तो 16 अवकाशों का परिवर्तन, यानी 116 में अवकाशों का परिवर्तन क्या जाएगा, परिवर्तन। और 117 अध्ययन भत्ता, यानी 17, तो 17 से संबंधित आपने 17, तो तय आता है ना ऐसे भत्ता, ठीक है, तो अध्ययन भत्ता किससे संबंधित है, तो उसकी और शर्तें क्या आती है, अध्ययन भत्ता, विश्राम भत्ता और कोर्स की फीस, ठीक है। विश्राम अर्थात ठहरने, तो 18 से नियम 18 से संबंधित क्या आ गया, आपके ठहरना, तो ठहरना जैसे 18 की तरह है ना ऐसे, ठीक है। अब 119 में आपके कोर्स की फीस मतलब 19, तो 119 फीस का संबंध किससे दर्शाना है आपको, 19 से, तो 119 में क्या जाएगा, आपके कोर्स की फीस इनमें शामिल है। फिर 120 और 121 दिन में क्या करना है उसको, 120 दिन का प्रमाण पत्र, 121वें दिन पदोन्नति और पेंशन और एक बंद पत्र लेकर घर आ जाना है, ठीक है। तो 120वां किससे संबंधित है, आपके पाठ्यक्रम पूर्ण करने पर प्रमाण पत्र सरकार को देना। और 121वां है आपके पदोन्नति एवं पेंशन के लिए अध्ययन अवकाश अवधि की गणना करना। और 121 में राज्य की सेवा के लिए एक बंद पत्र किस में आएगा, आपके 121 ए से संबंधित, तो एक बंद पत्र लेकर घर आना। 121 किससे संबंधित है, पदोन्नति एवं पेंशन,
ठीक है, 121वें दिन और 120 दिन का प्रमाण पत्र लेके आना है। ठीक है, फिर इसी प्रकार आपके 122 से 126 तक नेक्स्ट नियम है परिवीक्षाधीन। इसी भी प्रकार इसको आपको पूरी लाइन को एक साथ याद करना है। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी शिक्षार्थियों और अंशकालीन प्राध्यापकों एवं विधि अधिकारियों के अवकाश का संयोजन मानदेय या दैनिक कार्मिकों के अवकाश के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है? परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी शिक्षार्थियों और अंशकालीन प्राध्यापकों एवं विधि अधिकारियों के अवकाश का संयोजन मानदेय या दैनिक कार्मिकों के अवकाश के आधार पर होता है। इसी लाइन को आपको पूरी को कंटिन्यू याद करना है। तो 122 किससे संबंधित है? आपके परिवीक्षाधीन से। किससे संबंधित है? आपके परिवीक्षाधीनों का अवकाश। 122 एक किससे संबंधित है? आपके परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थियों का अवकाश। 123 किससे संबंधित है? शिक्षार्थियों को अवकाश। 124 किससे संबंधित है? आपके शिक्षण संस्थाओं में अंशकालीन यानी कि पार्ट टाइम प्राध्यापकों एवं विधि अधिकारियों को अवकाश। 125 आपके चारों प्रकृति के जो नियम है 124 में, उनका सभी का एक साथ संयोजन करना। ठीक है, इन संयोजन करना यानी कि समायोजन करना, ये किससे संबंधित है? आपके 125 से संबंधित है। और 126 में आपके मानदेय या दैनिक पारिश्रमिक आधार पर की गई सेवा के कार्मिकों को अवकाश देना किससे संबंधित है? आपके 126 में। तो एक बार आप फिर याद कर लें कि परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी और शिक्षार्थियों और अंशकालीन प्राध्यापकों एवं विधि अधिकारियों के अवकाशों का संयोजन मानदेय या दैनिक कार्मिकों के अवकाश के आधार पर होता है। 122 में परिवीक्षाधीनों के अवकाश, 122 ए में प्रशिक्षणार्थियों का अवकाश, 123 में शिक्षार्थियों को अवकाश, 124 में अंशकालीन प्राध्यापकों एवं विधि अधिकारियों का अवकाश। इन और 124 में जितने भी 4 अवकाश हैं उनका अवकाशों का संयोजन 125 में, और 126 में मानदेय या दैनिक कार्मिकों को अवकाश किस में संबंधित है? आपके 126 में। दोस्तों इसी प्रकार हम आपको नेक्स्ट अध्याय की वीडियो लेके आएंगे। तो आप 5G ट्रिक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।